संवेदनशीलता का संबंध संवेगों से है। यह अनुशासन के शोधक के रूप में भी समझा जा सकता है। परिस्थिति के संपूर्ण ज्ञान एवं समझ के अनुसार उचित निर्णय लेकर कार्य करना संवेदनशीलता व्यक्त करता है। दूसरे की समस्या की अनुभूति इसके व्यवहार में रहती है। इस प्रकार से जो अपने लिए उचित नहीं है वही दूसरे के लिए भी उचित नहीं है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अच्छी संवेदनशीलता में संवेगात्मक प्रतिक्रिया उचित होगी। प्रशंसा, सहानुभूति व दयालुता संवेदनशीलता के विकास में सहायक होती है। शिक्षा में इनका ध्यान रखा जाना आवश्यक है। बुद्धि, यूँ तो बुद्धि जन्मजात होती है, किंतु एक सीमा तक उसका विकास वातावरण से भी प्रभावित होता है। रसेल का विचार था कि बुद्धि परंपरागत सद्गुणों की अपेक्षा अधिक अच्छा काम करती है। बुद्धि वास्तविक ज्ञान के साथ ही ज्ञान ग्रहण करने की ओर झुकाव को भी व्यक्त करती है। जिज्ञासा बौद्धिक जीवन का आधार है। वैसे तो पशुओं में भी जिज्ञासा अति सामान्य रूप में पाई जाती है, किंतु मानवीय बुद्धि में एक सचेष्ट जिज्ञासा, जिसे कहते अलर्ट क्यूरियसिटी, वांछित है। रसेल का मानना था कि ज्ञान के वास्तविक प्रेम से जिज्ञासा को प्रेरणा मिलती है। सामान्य परिस्थितियों, वस्तुओं आदि के प्रति जिज्ञासा बुद्धि के उच्च स्तर का परिचायक होती है। ज्ञान ग्रहण करने के तरीके भी जिज्ञासा को लाभदायक व उपयोगी बनाते हैं। इस दृष्टि से निरीक्षण की आदत, ज्ञान की संभावना पर विश्वास, धीरज एवं उद्यम का विशेष महत्व है। उदार मनस्कता, ओपन माइंडनेस, शरीर के बौद्धिक गुण भी आवश्यक हैं, जिसे उत्पन्न व विकसित करने का उद्देश्य शिक्षा का होना चाहिए। दूसरा टॉपिक है नैतिक शिक्षा की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ मॉरल एजुकेशन। मानव सभ्यता का विकास समाज द्वारा संगठित व्यवस्था तथा जीवन शैली की स्वीकृति और उसके अनुसार आचरण के द्वारा ही संभव हो सकता है। व्यक्ति के आचरण और व्यवहार में उसके चारित्रिक गुण परिलक्षित होते हैं। सत और असत तथा उचित और अनुचित का विभेद कर वांछनीय आचरण के लिए प्रेरित करने वाली भावना ही नैतिकता का मूल आधार है। इस प्रकार कह सकते हैं कि नैतिकता समाज द्वारा स्वीकृत मानदंडों के अनुकूल आचरण है। नैतिक शब्द, जिसे अंग्रेजी में मॉरल कहते हैं, लैटिन शब्द मोर्स से बना है, जिसका अर्थ आदत, रिवाज, लोगों के तरीके, फोल्कवेज हैं। अतः इस आधार पर नैतिक तरीके से व्यवहार का आशय समूह के मानदंडों की अनुरूपता के अनुसार आचरण है। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि विभिन्न समुदायों के मानदंडों में अंतर दिखाई पड़ता है। अतः एक समुदाय से दूसरे समुदाय की नैतिकता में भी अंतर हो जाता है। सच्ची नैतिकता वह व्यवहार है जिसमें सामाजिक मानकों के ध्यान के साथ ही व्यक्ति के स्वेच्छा से कार्य करने का भाव ही रहता है। यह बाह्य दबाव के स्थान पर आंतरिक सत्ता से निर्धारित होता है। सच्ची नैतिकता में आंतरिक प्रेरणा के साथ ही समूह के व्यक्तियों के कल्याण की भावना भी रहती है। यह दूसरों के कल्याण की भावना अपने कल्याण की भावना की अपेक्षा वरीयता या प्राथमिकता प्राप्त करती है। महात्मा गांधी ने कहा था, नैतिक कार्य में सदा सार्वजनिक कल्याण की भावना विद्यमान रहती है। इसका लाभ कर्ता या उसके कुटुंब को ही नहीं मिलता, वरन उसमें प्रत्येक मानव के लिए दया का भाव निहित होता है। कार्य स्वतः अच्छा हो यह पर्याप्त नहीं है, उसके करने के पीछे अच्छा इरादा हो यह भी जरूरी है। अतएव कार्य का नैतिक होना व्यक्ति के इरादे पर निर्भर है। कोई दया से द्रवित होकर दरिद्र को भोजन करा दे और कोई यश मान की खातिर भोजन कराए तो पहले का कार्य नैतिक हुआ, दूसरे का कदापि नहीं। नैतिक विकास सामान्यतया दो बातों पर आधारित होता है, एक तो बौद्धिक विकास और दूसरा प्रणोदनात्मक। नैतिक विकास में बालक के लिए ये जानना कि क्या सही है और क्या गलत है अति आवश्यक है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसे यह जानने की आवश्यकता होती है कि यह सही क्यों है अथवा यह गलत क्यों है। यह जानने के साथ ही उसमें सही करने की इच्छा का उत्पन्न होना भी आवश्यक है। इस प्रकार नैतिक विकास में क्या सही है, यह क्यों सही है और सही करने की आंतरिक इच्छा, तीनों का महत्व है। नैतिकता के स्वरूप को समझने के साथ ही अब नैतिक शिक्षा को समझना सरल है। आत्मानंद मिश्र ने नैतिक शिक्षा के लिए शिक्षा कोष में बताया है, ठीक आचरण के नियमों की शिक्षा जो औपचारिक अनौपचारिक ढंग से दी जाए, व्यवहार में ईमानदारी और सच्चाई, औचित्य का विचार, दूसरों का ध्यान रखना, बड़ों के प्रति आदर, पशुओं पर दया, दीन दुखियों के प्रति सहानुभूति आदि चरित्र के आधारभूत गुण नैतिकता में ही आते हैं। इसमें व्यक्ति का अपनी क्षमताओं और समुदाय के साथ व्यवहार और आचरण में भले बुरे होने का ज्ञान सम्मिलित रहता है। इसमें व्यक्ति में कुछ आत्म प्रतिष्ठा की भावना आती है।
नैतिक शिक्षा का प्रश्न कुछ अधिक जटिल है। कुछ लोग नैतिक शिक्षा का आधार धर्म को मानते हैं, जैसे भारत, तो कुछ उसका आधार नागरिकता को मानते हैं, जैसे जापान। यदि किसी देश में कोई राज्य का धर्म नहीं है तो वहाँ इसे चरित्र की शिक्षा के रूप में स्वीकार करते हैं। भारत में श्री प्रकाश की नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा की रिपोर्ट तथा राधा कृष्ण की शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में नैतिक शिक्षा की संस्कृति के धर्म के आधार पर हो गई है। कोठारी आयोग ने श्री प्रकाश समिति की रिपोर्ट की संस्कृतियों के आधार पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा था कि नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा के लिए विद्यालय के समय विभाग चक्र में 1 या 2 कालांश इसके लिए दिए जाने चाहिए। प्राइमरी स्तर पर रोचक एवं लघु कहानियाँ, वार्ताओं आदि के माध्यम से नैतिकता के विकास का प्रयास किया जा सकता है। इनमें संसार के प्रमुख धर्मों से ली गई कहानियाँ भी शामिल की जा सकती हैं। माध्यमिक स्तर पर नैतिक मूल्यों एवं नैतिकता के संबंध में शिक्षकों तथा छात्रों के मध्य वार्ता, संवाद, विचार विमर्श आदि का आयोजन किया जा सकता है। यह परिवार में अभिभावकों एवं अन्य प्रौढ़ों एवं बच्चों के मध्य भी हो सकता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यदि नैतिकता को छात्रों के आचरण और व्यवहार का अंग बनाना है तो नैतिक जीवन शैली का विकास अति आवश्यक है। इसके लिए नैतिक शिक्षा को आकस्मिक एवं अप्रत्यक्ष रूप से देने से ही वह सर्वाधिक प्रभावकारी हो सकेगी। यह शिक्षा घटना या दृष्टांत की सहायता से दी जाए और उसका प्रारंभ शैशवावस्था से किया जाए, यही उचित होगा। यह परिवार एवं विद्यालय में उपयुक्त वातावरण को सृजन से भी प्रभावकारी होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।